तो स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी सेल्स के बारे में। बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या है, बी लिम्फोसाइट्स कहां से प्रोड्यूस होता है, कैसे मैच्योर होता है, और बी लिम्फोसाइट्स कैसे प्लाज्मा सेल्स बनता है, वहां से कैसे एंटीबॉडीज बनता है, सारी चीज के बारे में ओवरऑल एक बिग पिक्चर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर अगला वीडियोस आपने नहीं देखे तो पिछले वीडियोस आप देख लें। बहुत सारे वीडियोस इम्यूनोलॉजी सीरीज में हम बना रहे हैं और ये सीरीज की अंत के कुछ वीडियोस में है। तो चलिए, बी सेल्स क्या है। बी सेल्स को बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। उसका ओरिजिन होता है बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, जो कि बर्ड्स में पाए जाते हैं, चिकन में आप देख सकते हो, और बोन मैरो ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे बोन मैरो में पाया जाता है। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी की हिस्सा है डेफिनेटली। बी लिम्फोसाइट एक ऐसा सेल है जो इनेट इम्यूनिटी में कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, एडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर हर वक्त मौजूद है, जो स्पेसिफिक नहीं है और जो कोई रिस्पॉन्स बैक्टीरिया पैथोजन रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मगर एडेप्टिव इम्यूनिटी ऐसा होता है जो रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कोई पैथोजन शरीर के अंदर आए तब जाके ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी है। और ये जो बी सेल है ये प्लाज्मा सेल बनता है, यही प्लाज्मा सेल बनेगा और ये प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडी तैयार करने वाली फैक्ट्री बनेगा। ठीक है, तो ये एंटीजेनिक स्पेसिफिक है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी का हिस्सा है क्योंकि ये एंटीबॉडी डेवलप करता है। और विदाउट बी सेल, विदाउट वेरी स्पेसिफिक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अलावा हम बैक्टीरिया या फिर वायरस के अगेंस्ट जंग जीत नहीं सकते। इनेट इम्यूनिटी जितना भी अच्छा हो, इनेट इम्यूनिटी चाहिए क्योंकि वो प्राइमरी लेवल ऑफ डिफेंस के बाद आता है। प्राइमरी तो प्रोटेक्शन होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के, उसके बाद इनेट इम्यूनिटी आता है। मगर इनेट इम्यूनिटी के साथ साथ एडेप्टिव इम्यूनिटी चाहिए क्योंकि इनेट इम्यूनिटी बहुत फास्ट है मगर उतना स्पेसिफिक नहीं है। एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है मगर वो स्पेसिफिक है और लॉन्ग लास्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोजन को हराने के लिए। तो यहां पर देखो, ये है हमारे एक प्रोजेनिटर सेल। इससे ये प्रोजेनिटर सेल्स बी लिम्फोसाइट बनता है बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट भी बनता है बोन मैरो में, मगर वो मैच्योर होता है थाइमस में। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, कैसे टी सेल मैच्योर होता है, क्या होता है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लें क्योंकि इस वीडियो को समझने में इजी होगा आपको। और ये बी लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, तैयार होने के बाद बी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है। पहले जब बी लिम्फोसाइट तैयार होता है वो तो मैच्योर नहीं है, मतलब इट्स नॉट रेडी, ट्रेन नहीं हुआ। तो एंटीजन जब आता है एंटीजन के साथ वो इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद जो इंटरेक्शन हो जाता है तब बी सेल खुद को एम्पलीफाई करता है, जिसको हम बी सेल प्रोलिफरेशन बोलते हैं। और यहाँ एम्पलीफिकेशन के लिए टी लिम्फोसाइट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। टी लिम्फोसाइट सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिस सिग्नल को यूज करके ये बी लिम्फोसाइट जो है खुद को एम्पलीफाई करता है। क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो है वो अलग कुछ सेल जैसे कि मैक्रोफाज के साथ इंटरेक्ट करके पता करता है कि कौन से एंटीजन शरीर के अंदर आया है, और वो एक सिग्नलिंग जब वो प्रोवाइड करेगा बी सेल को, तो बी सेल खुद को प्रोलिफरेट करेगा, इंक्रीज मतलब नंबर में इंक्रीज करेगा, और उसको हम बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन। कोई एक प्रकार का बी सेल जो स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, वो बनाता है जो जाके ये एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। और जब भी कोई स्पेसिफिक ऐसा बी सेल रेडी हो जाता है कि वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी तैयार कर चुका है जो आने वाला एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो वही टाइप का बी सेल को सिलेक्ट किया जाता है, बाकी के टाइप्स की बी सेल को नहीं सिलेक्ट किया जाता। इसको हम क्लोनल एक्सपेंशन, मतलब एक क्लोन ऑफ बी सेल, बहुत सारे बी सेल्स में से वही सारे बी सेल्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि ऐसा एंटीबॉडी डेवलप किया है जो एंटीजन के साथ बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा, और उसी को सिलेक्ट किया जाता है और वही बनता है प्लाज्मा सेल। वही प्लाज्मा सेल इम्यूनोग्लोब्यूलिन मतलब एंटीबॉडी को तैयार करता है, राइट। और इसमें से कुछ सेल्स ये काम करने के बाद एज ए मेमोरी सेल, एज ए मेमोरी के तौर पे सेल खुद को रख लेता है हमारे शरीर, क्योंकि बाद में अगर फिर से यही सेम एंटीजन शरीर के अंदर आए तो ये मेमोरी सेल बन जाएगा प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल होके ये बहुत तुरंत फिर से क्लोनल एक्सपेंशन करेगा और वहां से बहुत सारा एंटीबॉडी डेवलप करेगा। तो इसीलिए अगर बहुत कम ड्यूरेशन में हमें दूसरी बार सेम एंटीजन इंजेक्ट किया जाए तो रिस्पॉन्स फास्ट होता है, और इसी चीज को हम यूटिलाइज करते हैं वैक्सीन थेरेपीज में, जहां पर बूस्टर डोज दिया जाता है। क्योंकि हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद डोज देते हैं ताकि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम में फिर से बी सेल, जो मेमोरी सेल्स है, फिर से वो एक्टिवेट हो जाए और तुरंत हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अब बी सेल का डेवलपमेंट क्या होगा? बी सेल का डिफरेंशिएशन बोन मैरो में, प्रोडक्शन भी बोन मैरो में होता है, डिफरेंशिएशन भी बोन मैरो में ही होता है।
ओके और ये जो बी सेल है ना, इसको अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग कुछ नाम है, मैं आपको बता देता हूं। अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल होता है प्रो बी सेल बोलते हैं उसको, उसके बाद हम बोलते हैं प्री बी सेल, ठीक है। उसके बाद आता है इमेच्योर बी सेल, फिर मैच्योर बी सेल। हिस्सा देखो, प्रो बी सेल पहला जो बी सेल है, फॉलोड बाय प्री बी सेल, इमेच्योर, मैच्योर। इमेच्योर जो बी सेल अभी तक सिर्फ आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जो एंटीबॉडी एम होता है, उसी को एज ए बी सेल रिसेप्टर बाहर शोकेस करता है। और मैच्योर बी सेल विच एक्सप्रेसेस आईजीएम और आईजीडी ऑन द सरफेस, दोनों प्रकार का एंटीबॉडी को ही सरफेस में शो करता है, वो होता है मैच्योर बी सेल। सो आईजीएम, इमैच्योर बी सेल, आईजीएम और डी दोनों मिले तो मैच्योर बी सेल, याद रखना। अब देखो क्या होता है, ये लिम्फोइड स्टेम सेल है, यहां से प्रो बी सेल तैयार होता है और ये सारे एंटीजेनिक इंडिपेंडेंट पाथवे, एंटीजन इंडिपेंडेंट पाथवे, राइट। अब ये प्रो बी सेल बनता है प्री बी सेल। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बोन मैरो में चल रहा है, देखो यहां तक बोन मैरो में ही चल रहा है और यहां पे भी बोन मैरो में चलेगा, मगर यहां पर पेरीफेरी मतलब बोन मैरो से निकलकर वो इंफेक्शन साइट पे आ जाएगा। तो यहां पर प्रो बी सेल बन गया, प्रो बी सेल बनने के बाद प्री बी सेल बना, प्री बी सेल बनने के बाद प्री बी सेल तक, मतलब ये बी सेल अभी तक बी सेल रिसेप्टर, अभी तक ये बी सेल रिसेप्टर डेवलप नहीं कर पाया इसके सरफेस में। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा बी सेल रिसेप्टर होगा, आईजीएम, आईजीएम रिसेप्टर यहां पर रहेगा, ठीक है नॉर्मली। पर यहां पर अभी तक कोई रिसेप्टर डेवलप नहीं हुआ तो उसको प्री बी सेल, मतलब बी सेल अभी तक हुआ नहीं, प्री रिक्विजिट। उसके बाद जब आईजीएम सरफेस में तैयार हो जाएगा उसको हम इमेच्योर बी सेल बोलेंगे। अब उसके बाद जब आईजीडी भी आ जाएगा आईजीएम के साथ, उसका हम मैच्योर बी सेल बोलेंगे। जब भी बी सेल मैच्योर हो जाएगा फिर देखो वो बोन मैरो से निकलकर बाहर आ जाएगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन सिस्टम, और वहां पर आने के बाद आईजीएम ही रहेगा या फिर आईजीडी रहेगा। उसके धीरे धीरे ये आईजीएम या डी कुछ भी हो, अलग अलग मॉडिफिकेशन, आईजीएम रह जाता है, डी धीरे धीरे कम हो जाता है। और यहां पर फिर होता है सिलेक्शन, मतलब ये आईजीएम जो है ये भी स्पेसिफिक नहीं है, इसका भी वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन का सीक्वेंस बदल सकता है। वेरिएबल रीजन का सीक्वेंस बदलने के बाद अलग अलग तरीके का एंटीबॉडी तैयार होता है। और सिर्फ वही नहीं, यहां पर ये जो आईजीएम है ये आईजीएम नहीं रहेगा, आईजीजी हो सकता है प्रोडक्शन, और अलग अलग किस्म के एंटीबॉडीज तैयार होगा, वो सरफेस में इंटरेक्ट करेगा। और वो जाके जब सिलेक्शन होगा, मतलब जब एंटीजन के साथ, यहां पर एंटीजन आ गया, एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद जब सिग्नल मिलेगा टी हेल्पर सेल से, ये प्रोलिफरेट करेगा। उसके बाद प्रोलिफरेशन के बाद एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद ये एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसको ये बदल सकता है, टाइप को भी बदल सकता है। आईजीएम और डी सिर्फ नहीं रहेगा, आईजीजी हो जाएगा। टाइप के साथ साथ ये क्या बदल सकता है खुद को, और उस टाइप में भी जो वेरिएबल रीजन है उसको भी ये बदल सकता है, राइट। बदलकर हमने पहले जब बात किए हैं रिगार्डिंग ह्यूमरल मोड ऑफ इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, उसमें हमने डिटेल में ये बात किया, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, उसको यूज करके वो ना तो सिर्फ एंटीबॉडी ही बदलेगा, उसके साथ एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन उसको बदलेगा, ताकि एफिनिटी ऑफ दैट एंटीबॉडी टुवर्ड्स एंटीजन भी बदलेगा और उससे अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज तैयार होगा। और इसको हम एंटीजन डिपेंडेंट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये काम करेगा। देखो ये जो प्रोसेस होता है बोन मैरो, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और ये बाकी का जो प्रोसेस है पेरीफेरी में वो जाके लिम्फ नोड्स में काम करेगा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है बॉडी के वहां पर काम करेगा। तो ये है टोटल प्रोसेस, ठीक है। जब भी मैच्योरिटी मिल जाता है तभी जाके ये बोन मैरो को छोड़ के पेरीफेरी में आ जाएगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाएगा और ये काम करेगा। अब यहां पर देखो बी सेल एक्टिवेशन प्रोसेस कैसे होता है। बी सेल एक्टिवेशन के बाद ही प्रोलिफरेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, प्लाज्मा सेल बनेगा। उसके बाद प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, धीरे धीरे एंटीबॉडी तैयार करेगा। और स्पेशलाइज्ड रीजन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, यहां पर जाके ये प्रोसेस होगा। और बी सेल किस चीज से एक्टिवेट होता है, एंटीजन से एक्टिवेट होता है, ओके। और आइसोटाइप जिसको हम क्लास स्विचिंग बोलते हैं उससे भी एक्टिवेट होता है। क्लास स्विचिंग के बारे में भी और एंटीजन के बारे में भी हमने डिटेल में ह्यूमरल मोड ऑफ इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर चुके हैं, तो वो वीडियो को जरूर देखें। अब देखो यहां पर एक बहुत सिंपल सा तरीका दिखाया गया है कि बी सेल कैसे एक्टिवेट होता है। हमने कोई केमिकल के नेम, कोई इंटरल्यूकिन के नेम यहां पर नहीं लिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उसको सर्च कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये आपको प्रोसेस समझ आए। यहां पर बी सेल इज टारगेटेड, सो बी सेल ट्रिगर्ड व्हेन एनकाउंटर्स मैचिंग एंटीजन। एंटीजन जब बी सेल रिसेप्टर के साथ स्पेसिफिकली बाइंड करेगा तभी तो वो एक्टिवेट होगा ना। उसके बाद क्या करता है बी सेल, ये एंटीजन को, ये जो फ्लावर शेप स्ट्रक्चर है इसको इनगाल्फ कर लेता है।
उसको ब्रेक करके उसके फ्रैगमेंट बाहर के और शोकेस करता है, क्योंकि बी सेल एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तीनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मेजरली हम देखते हैं, बी सेल, मैक्रोफाज और डेंड्रिटिक सेल। तो बी सेल सिर्फ उस एंटीजन को अंदर लेगा ही नहीं, उसको ब्रेक करेगा, देखो डिस्ट्रॉय किया, फिर उसको बाहर की तरफ शो करेगा। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन एमएचसी अटैक्स हेल्प ऑफ अ मैच्योर टी सेल। तो मैच्योर, ये देखो ये है टी सेल, टी सेल के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। अब ये जो टी सेल है इसके साथ बी सेल का इंटरेक्शन पता है, CD40 लिगैंड के जरिए इंटरेक्शन होगा, कोस्टिम्युलेटरी लिगैंड। इंटरेक्शन होने के साथ साथ यहां पर पहले इंटरेक्शन दो जगह इंटरेक्शन, एक तो है टी सेल से आता है टी सेल रिसेप्टर, बी सेल से आ गया बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर यहां पर एंटीजन प्रेजेंटिंग MHC क्लास 2 से इंटरेक्ट हो रहा है, नॉट बी सेल रिसेप्टर, MHC क्लास 2। तो पहला इंटरेक्शन है टी सेल से आया TCR और बी सेल से MHC क्लास 2। सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है बी सेल से और टी सेल के साथ एक CD40 लिगैंड और CD40 का इंटरेक्शन, जिसको हम को-स्टिम्युलेटरी इंटरेक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये सेकंड इंटरेक्शन एक होता है। इंटरेक्शन के साथ साथ क्या होगा, टी हेल्पर सेल कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज करेगा जो बी सेल के ऊपर काम करेगा। ये केमिकल फैक्टर्स जस्ट लाइक अ फोन कॉल, सिग्नलिंग, मतलब मान लीजिए कि इस दोनों के बीच बात हो रहा है, तो एक इंटरेक्शन मतलब एक यहां से फोन कॉल में एक मैसेज टी सेल बी सेल को देगा। अब बी सेल बोलेगा ठीक है मैसेज रिसीव्ड, एंटीजन को पहचान लिया मैंने, एंटीबॉडी से मैं इसको मार सकता हूं, तो मैं ये एंटीबॉडी में मुझे पता चल गया कौन सी एंटीबॉडी से मारना है, रेडी। अब मैं वो एंटीबॉडी डेवलप करने वाला हूं, तो मुझे सिग्नल दो। बी सेल टी सेल बोला ठीक है चलो ये लो सिग्नल, ये लो चाबी, ये है घर, यहां पे बनाओ और उसको मारो। तो बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, बी सेल खुद को प्रोलिफरेट कर लेगा। वही बी सेल 1 से 10 से मतलब हजार बी सेल तैयार हो गए। अब वो बी सेल जाके प्लाज्मा बनेगा, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी तैयार करेगा। कौन सी एंटीबॉडी? जिसका सिग्नल मिला। वही एंटीबॉडी जाके एंटीजन के साथ स्पेसिफिक इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि इंटरेक्शन स्पेसिफिक था, होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और मार देगा। यही प्रोसेस होता है। देखो, सो इंटरेक्शन जो होता है एंटीजन के साथ, ये बी सेल रिसेप्टर के जरिए होता है, और उसको इंटरनलाइज करने के बाद फ्रैगमेंट करके बाहर की तरफ जब शोकेस होता है, तब ये मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के जरिए होता है। MHC2 ऐसे लिख नहीं सकते, MHC2 के जरिए होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्रोसेस काम करता है। अब देखो यहां पर एक बात है, मैंने बताया आपको कि ये जो इंटरैक्शन है, एक सिग्नलिंग, टी हेल्पर सेल के साथ बी सेल का सिग्नलिंग, और टी हेल्पर सेल जब तक ये सिग्नल ना दे तब तक बी सेल खुद को प्रोलिफरेट नहीं करेगा। और प्रोसेस दो है, एक तो बी सेल एक्टिवेट होना, उसके बाद बी सेल को प्रोलिफरेट होना, और तीसरी जो चीज होता है यहां पर बी सेल को एक्सपैंड करना और स्पेशलाइजेशन को रीच करना। प्रोलिफरेशन के बाद आता है स्पेशलाइजेशन, मतलब प्रोलिफरेट हो गया, उसके बाद खुद वो बहुत मात्रा में एंटीबॉडी को भी तैयार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि जैसे सिग्नल मिलता है टी सेल से बी सेल को, उस सिग्नल के हिसाब से बी सेल खुद को प्रोलिफरेट करेगा। ओके, तो यहां पर देखो कौन सी सिग्नल से कैसे वो चेंज होता है। तो नॉर्मली हमें पता है कि बी सेल जो है उसके सरफेस में IgM भी होता है, IgD भी होता है। ये मैच्योर बी सेल में बात कर रहे हैं, IgM IgD दोनों ही होता है। अब IgM IgD दोनों ही है, मगर टी हेल्पर सेल से जैसे सिग्नल आएगा, अलग अलग टी हेल्पर होते हैं, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2। ठीक है, टी हेल्पर 1 सेल है तो इंटरफेरॉन गामा सिग्नल करेगा। इंटरफेरॉन गामा जब सिग्नल करेगा तब क्या होगा, ये बी सेल बन जाएगा IgG प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। वो IgM और IgD एंटीबॉडी पहले तैयार कर रहा था, अभी वो नहीं करेगा, वो IgG प्रोड्यूस करेगा। और ये सबसे कॉमन टाइप का है, जब इंटरेक्शन मिलता है इंटरफेरॉन गामा से, इंटरफेरॉन गामा से इंटरेक्शन टी हेल्पर 1 से मिलता है बी सेल को, तो बी सेल बनेगा, बी सेल बनाएगा IgG, IgM और D नहीं बनाएगा। ठीक है, नहीं तैयार करेगा, IgG तैयार करेगा, तो IgG मेडिएटेड इम्यूनिटी हो जाएगा। फिर ये जो प्लाज्मा सेल बनेगा वहां से इम्यूनोग्लोबुलिन G प्रोड्यूस होगा। अगर टी हेल्पर 2 सेल से इंटरल्यूकिन 5 का सिग्नल मिलता है बी सेल को, तो बी सेल IgA तैयार करेगा। और IgA हमें पता है ये एक 2 एंटीबॉडी एक साथ अटैच्ड होता है J चेन से, और सिक्रेटरी एंटीबॉडी होता है वो जाके क्या हमारे सिक्रेशंस में, जैसे सलाइवा, टीयर्स, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, इस सारे सिक्रेशंस में मिलता है, तो वो चीज तैयार करेगा। और अगर टी हेल्पर 2 से इंटरल्यूकिन 4 मिलता है बी सेल को, तो वो IgE और इम्यूनोग्लोबुलिन E बनाएगा। और इम्यूनोग्लोबुलिन E जब वो तैयार करेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन E हमें पता है कि इंटरेक्ट करता है मैस्ट सेल जो होता है इम्यून सिस्टम की, मैस्ट सेल के ऊपर,
और उससे क्या होता है, एक सिग्नलिंग के जरिए मास्ट सेल जो ग्रैनुलेटेड सेल्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे वेसिकल्स में पिगमेंट्स होते हैं, केमिकल मेडिएटर्स जैसे हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऐसा कुछ कंपोनेंट्स जो एनाफाइलैक्टिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मौजूद होता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई मेडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करेगा, मतलब वो हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन बाहर की तरफ रिलीज करेगा इम्यूनोग्लोबुलिन के जरिए। क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन है, आईजीजी का अलग फंक्शन है, आईजीए का अलग फंक्शन है, आईजीई का अलग फंक्शन है। आईजीजी का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कोई एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने में, एंटीजन को मतलब एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में, ऑप्सोनाइजेशन को इनहेंस करने में। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहला जो आईजीएम और आईजीडी था वो तो सिर्फ बी सेल रिसेप्टर के जरिए तरह ही काम कर रहा है, मगर कैसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहा है, कैसा फोन कॉल में सिग्नल मिल रहा है, इट्स लाइक एनालॉजी, ताकि ये बी सेल अलग अलग एंटीबॉडी तैयार कर पाए। इंटरफेरॉन गामा मिले टी हेल्पर 1 से तो आईजीजी तैयार करेगा, इंटरल्यूकिन 5 मिले टी हेल्पर 2 से तो आईजीए तैयार करेगा, इंटरल्यूकिन 4 मिले टी हेल्पर 2 से तो ये आईजीई तैयार करेगा। और इस हिसाब से आईजीजी का फंक्शन न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन हो गया और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया, आईजीए सिक्रेटरी एंटीबॉडी हो गया, आईजीई एनाफाइलैक्टिक एंटीबॉडी हो गया और एलर्जी रिलेटेड एंटीबॉडी हो गया। तो ऐसे ही ये प्रोसेस पूरा काम करता है। तो बी सेल्स का फंक्शन क्या है, लास्टली हम देख लेते हैं एक बार। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के जरिए काम करता है, बीसीआर होकर, बी सेल रिसेप्टर जो कि इसके एंटीबॉडी है, डिफॉल्ट एंटीबॉडी, उसके जरिए एंटीबॉडी तैयार करता है। प्लाज्मा सेल होने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर स्पेसिफिक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, साइटोकाइन प्रोडक्शन करता है, जैसे इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 6, एलटी अल्फा, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सारी चीज ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सारी चीज। अब देखो यहां पर एंटीजन एपिटोप के साथ बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, टू प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बात कर चुके हैं। बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल आर्म ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। और एडेप्टिव रिस्पॉन्स, हालांकि एडेप्टिव रिस्पॉन्स में भी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है, मगर एडेप्टिव रिस्पॉन्स 90% डिपेंड करता है ह्यूमरल लोड के ऊपर, और ह्यूमरल लोड प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स कहां से प्रोड्यूस होता है, बी सेल से। आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन व्हेन बाउंड टू द cognate antigens can activate complement system and help in the phagocytosis। तो ये एक टाइम पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडी जब तैयार होता है, वो भी क्या करता है, जब मान लो कि ये बैक्टीरिया आ गया, एंटीबॉडी इसको ऐसे सराउंड कर लेगा, कोट कर लेगा, और इससे क्या होता है, दो चीज हो सकता है कि जो मैक्रोफाज और फैगोसिटिक सेल है ये अच्छी तरीके से इस एंटीजन को इनगल्फ कर सकता है, खा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, इसको हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। और एक बात होता है कि यहाँ इसके जरिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एक्टिवेट होता है। कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको याद है तो, अगर याद नहीं है याद नहीं है तो स्टार्टिंग से इस सीरीज को देखो, याद आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम होता है कि जो टारगेट बैक्टीरिया और पैथोजन है उसके शरीर के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर होल क्रिएट करना, और उस होल के साथ साथ क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये सारे के सारे फीचर्स एंटीबॉडी के जरिए होता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन करता है, बी सेल करता है। सो दैट इज द इजीएस्ट थिंग, दैट इज द इजीएस्ट फंक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बी सेल। तो ये रहा बी सेल के बारे में डिटेल्स। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फुल इम्यूनोलॉजी की वीडियो हिंदी में हमने अपलोड कर चुके हैं। हर एक वीडियो को देखो तो इम्यूनोलॉजी के बारे में डाउट नहीं होगा, पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद जाके जब डिटेल, छोटा छोटा डिटेल से, माइन्यूट डिटेल से, जैसे कि कौन से इंटरल्यूकिन से कौन से, अलग अलग बुक्स में देखोगे अलग अलग इंटरल्यूकिन, अलग अलग चीजें लिखा हुआ है, इसीलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हम केमिकल को यूज करने के बिना डिटेल में बात कर चुके हैं, और उसके बाद आप नोटबुक में लिख सकते हो कि कौन कौन से इंटरल्यूकिन्स कहां कहां काम आ रहा है। उसके बारे में भी हम डिटेल में एक वीडियो बाद में बना देंगे। इंटरल्यूकिन्स के बारे में हम डिटेल्स में बात नहीं किए, पहले तो बहुत सारे वीडियोस हमने देखे। मैंने पहले ही बताया कि प्रोसेस जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल्स के नाम जैसे साइटोकाइंस जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं उनके नाम जानना उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, मगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंटरल्यूकिन्स के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी चाहिए होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चंस। तो इसी के लिए यहाँ पर इस वीडियो के सेक्शंस में हम बताएंगे अलग अलग इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन
और इंटरल्यूकिन्स अलग अलग जगह से सिक्रीट होता है, राइट। इंटरल्यूकिन सिक्रीट होता है मैक्रोफाज से, टी सेल से, बेसिकली टी सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंटरल्यूकिन्स रिलीज करते हैं। और टी सेल्स के रिलीज किया हुआ इंटरल्यूकिन से टी सेल खुद को भी रेगुलेट करता है, खुद के प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करता है, बी सेल की प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करता है, इनेट इम्यूनिटी के साथ एडेप्टिव इम्यूनिटी को जोड़ता है, क्रॉस टॉक को भी रेगुलेट करता है। तो इंटरल्यूकिन सिक्रेशन बाय टी सेल पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इंटरल्यूकिन्स के फंक्शंस के बारे में। तो इंटरेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चाहिए होता है जिसको हम एपीसी बोलते हैं, उसके साथ नाइव टी सेल इंटरेक्ट करता है। और हर एक एपीसी के साथ नाइव टी सेल इंटरेक्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डेंड्रिटिक सेल ही होता है एक ऐसा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो नाइव टी सेल के साथ इंटरेक्ट करता है। और कब इंटरेक्ट करता है, क्योंकि डेंड्रिटिक सेल देखो एंटीजन को एनगाल्फ करेगा, ब्रेक करके एमएससी क्लास 2 से बाहर शो करेगा, और नाइव टी सेल रिसेप्टर के जरिए वो एंटीजन बाउंड एमएससी क्लास 2 के साथ इंटरेक्ट करता है और डिफरेंशियल सिग्नल जो है उसको मिलता है। और डिफरेंशियल सिग्नल तो इंटरेक्शन करने के साथ साथ भी मिलता है, और कुछ केमिकल मेडिएटर्स जो एनाफाइलैक्सिस के दौर पर, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के दौर पर बॉडी में प्रोड्यूस हो चुका है, जैसे कि कुछ विटामिन, साइटोकाइंस, हिस्टामिन्स, एडेनोसिन्स, वो सारी चीज़ भी नाइव टी सेल को इंस्टिकेट करता है डिफरेंशिएशन होने में। अभी उसके बाद जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है तो कौन सी टाइप की इंटरल्यूकिन्स रिलीज होता है, अलग अलग देखो डिफरेंशिएशन साइटोकाइंस होता है, जैसे कि इंटरल्यूकिन 21, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन टीजीएफ, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर भी बोल जाता है, टीजीएफ बीटा, इंटरल्यूकिन 6, IL-21, IL-23, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे। अलग अलग इंटरल्यूकिन्स के अलग अलग फंक्शंस है। अभी बात ये होता है कि मैंने कहा पहले भी कि इसको याद रखना सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मगर प्रोसेस को जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। तो इंटरल्यूकिन 1 देखो इसका फंक्शंस भी हम देखेंगे, हर एक टाइप के इंटरल्यूकिन्स यहाँ कर क्या फंक्शंस है। बेसिकली ये सारे इंटरल्यूकिन्स जो है अलग अलग टी सेल के ऊपर इंटरेक्ट करता है और उसके हिसाब से फंक्शंस करता है। तो इफेक्टर साइटोकाइंस का क्या नाम है, उसका फंक्शंस क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला है इंटरल्यूकिन 21। इंटरल्यूकिन 21 एंटीबॉडी सिंथेसिस में काम आता है। दूसरा इंटरल्यूकिन 12 जो इफेक्टर साइटोकाइन है। इंटरल्यूकिन 2 कहाँ पर काम करता है, टी हेल्पर 1 सेल में जो इंटरफेरॉन गामा रिलीज करता है। इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, एपोप्टोसिस ऑफ टिश्यू सेल्स, ये फंक्शंस होता है। इंटरल्यूकिन 4, 5, 13, 25, 31, 33 ऑल ऑफ देम ओके टी हेल्पर 2 सेल के साथ रिलेटेड है। इंटरल्यूकिन 4, 5, 13, 25, 31, 33 क्या करता है, फॉर द किलिंग ऑफ वर्म्स, जैसे कि हेलमिन्स हो गया, एलर्जिक इन्फ्लामेशन हो गया, IgE, क्रॉनिक ईओसिनोफिलिक इन्फ्लामेशन, ये सारे चीज़ में ये काम आता है। फिर देख लेते हैं इंटरल्यूकिन 4 जब रिलीज होता है एक्टिंग ऑन टी हेल्पर 9। अब टी हेल्पर 9 सेल से इंटरल्यूकिन 9 रिलीज होता है, ओके जो म्यूकस प्रोडक्शन में हेल्प करता है और टिश्यू इन्फ्लामेशन में भी रोल है। उसके बाद देखो इंटरेक्शन से आया हुआ TGF बीटा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 21 और 23 कहाँ पर काम करता है, टी हेल्पर 17 पे काम करता है। और टी हेल्पर 17 सेल कौन कौन सी अलग से इंटरल्यूकिन रिलीज करता है, तो देखो अलग अलग साइटोकाइंस का नाम होता है। जो साइटोकाइंस नाइव टी सेल को एक्टिवेट करने के बाद रिलीज होता है उसको हम डिफरेंशिएशन साइटोकाइन बोलते हैं, और जो साइटोकाइन पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक टी सेल से रिलीज होकर कोई फंक्शन प्ले करता है उसे हम इफेक्टर साइटोकाइन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन साइटोकाइन पहले तो काम करेगा डिफरेंट टी सेल्स में। अब डिफरेंट टी सेल्स में काम करने के साथ साथ वो अलग अलग टी सेल जो साइटोकाइन रिलीज करके पर्टिकुलरली कोई टिश्यू फंक्शंस एस्टैब्लिश करता है उसको हम इफेक्टर साइटोकाइन बोलते हैं। तो टी हेल्पर 17 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है टी हेल्पर 2 की तरह ही, क्योंकि टी हेल्पर 17 से रिलीज होता है इंटरल्यूकिन 6, 8, 17A, 17E, 22, 26 जो इन्वॉल्व होता है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को मारने के लिए, क्रॉनिक न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल का जो इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए टी हेल्पर 17 सेल यूज होता है, और इओसिनोफिलिक से मेडिएटेड इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए टी हेल्पर 2 यूज होता है। ऐसे आप कंपैरेटिव स्टडी करके याद रख सकते हो। और जो TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 रिलीज होता है वो टी हेल्पर 22 सेल में काम करता है, और टी हेल्पर 22 इंटरल्यूकिन 22 रिलीज करता है जो सिंपल टिश्यू इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो देखो ज़्यादातर केस जैसे कि टी हेल्पर 9 इफेक्टर साइटोकाइन के तौर पे इंटरल्यूकिन 9 रिलीज किया, याद रखने में आसानी है। टी हेल्पर 22 एज एन इफेक्टर साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 22 रिलीज किया। ठीक है, फंक्शंस थोड़े डिफरेंट है। टी हेल्पर 2 के साथ टी हेल्पर 17 का बहुत सारे फंक्शंस मिलता है, थोड़ा डिफरेंसेस हैं तो उसको आपको देखना है, राइट। और जो टी हेल्पर 1 वगैरह है इसका तो प्रोसेस पता ही है।
और ये जो टी हेल्पर सेल्स है इसका प्रोसेस पता है। और इंटरल्यूकिन 21 जो एक इफेक्टर साइटोकाइन है वो बेसिकली एंटीबॉडी सिंथेसिस में काम आता है। तो ये सारे के सारे टी हेल्पर सेल्स को पता चलेगा कि टी हेल्पर 1 और 2 सिर्फ एक ही नहीं है, इसके अलावा भी टी हेल्पर 9, टी हेल्पर 17 और टी हेल्पर 22 ये तीनों टी हेल्पर सेल के बारे में भी डिटेल्स रखें, ताकि बेसिकली इंटरव्यूज में कभी कभी क्वेश्चन आता है पीएचडी इंटरव्यूज में, और सीएसआई नेट के क्वेश्चन में भी, आईसीएमआर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब हम देखेंगे इंटरल्यूकिन की लिस्ट और उसका फंक्शंस। तो 2 अलग अलग स्लाइड्स देखेंगे। पहले स्लाइड्स में हम बहुत बेसिक्स देखेंगे, 5 इंटरल्यूकिन के बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली 5 इंटरल्यूकिन काफ़ी होता है कुछ एग्जाम्स के लिए, और अगर डिटेल और भी चाहिए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम और कुछ इंटरल्यूकिन्स के बारे में भी देखेंगे। अलग अलग जो बुक्स है उसमें जो फंक्शंस है वो कुछ बुक्स में डिटेल में लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में स्पेसिफिक, कुछ बुक्स में नॉन स्पेसिफिक। तो इसीलिए आपको ऐसा शायद पता होगा कि यहाँ पर पढ़ने के साथ कोई बुक्स में अलग आया, बट एक्चुअली इट्स नॉट डिफरेंट। जो है किसी किसी जगह पे टू मच स्पेसिफिक लिखा हुआ है, कुछ कुछ जगह पे ब्रॉड स्केल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक ही देखेंगे या थोड़ा बहुत। इंटरल्यूकिन 1 सिक्रेटेड बाय मैक्रोफाज ट्रिगर्स कीमोकाइन प्रोडक्शन। तो इसका एक्शन है कीमोकाइन प्रोडक्शन एंड फीवर कॉज करना। इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होता है टी हेल्पर सेल से, राइट, ये रिलीज होता है टी हेल्पर सेल से, ट्रिगर्स द ग्रोथ ऑफ टी हेल्पर सेल्स एंड द ग्रोथ ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। इंटरल्यूकिन 3 फिर से रिलीज होता है टी सेल से, सिर्फ हेल्पर ही नहीं टी सेल से, जो स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को फर्दर टी सेल डेवलप करने में, ग्रोथ करने में। इंटरल्यूकिन 4 रिलीज होता है टी हेल्पर 2 सेल से, जो क्लास स्विचिंग में हेल्प करता है। मतलब नॉर्मली डिफॉल्ट एंटीबॉडी हमें पता है कि बी सेल की एक डिफॉल्ट एंटीबॉडी है, राइट, IgM रहता है वहाँ पर। तो IgM जब नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, IgD नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, IgM नहीं IgD भी रहता है। तो सो ये बेसिक जो IgD से कन्वर्शन टू IgE बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो करता है टी हेल्पर 2 सेल। इंटरल्यूकिन 5 रिलीज होता है टी हेल्पर 2 से, फिर क्लास स्विचिंग, फिर से भी बी सेल को IgA में तब्दील करने में, मतलब एंटीबॉडी IgD से IgA तैयार करने के लिए इंस्टिगेट करता है। तो यही बात है, IgD से IgE और IgD से IgA। सो बेसिकली इंटरल्यूकिन 4 और 5 ये बी सेल मैचुरेशन और बी सेल की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग में हेल्प करता है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरल्यूकिन की लिस्ट और फंक्शन फिर से, तो 1 से 10-12 यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले देख लेते हैं इंटरल्यूकिन 1। देखिए, सोर्स है मैक्रोफाज, लिम्फोसाइट्स, एंडोथेलियम, फाइब्रोब्लास्ट, एस्ट्रोसाइट्स, ये सारे जगह से रिलीज हो सकता है। देखो यही डिफरेंस है, पिछले जो एग्जांपल था वहां पर सिर्फ एक ही एग्जांपल देखा था, यहाँ पर हम पिछले एग्जांपल से ज्यादा देख रहे हैं। टारगेट सेल कहाँ पर काम करता है, टी सेल, बी सेल, मैक्रोफाज, एंडोथेलियम, टिश्यू सेल्स में काम करता है। इफेक्ट क्या होता है, लिम्फोसाइट एक्टिवेशन, मतलब व्हाइट ब्लड सेल की एक्टिवेशन, लाइक पर्टिकुलरली टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन, ल्यूकोसाइट एंडोथेलियल एडिशन, मतलब जब ब्लड वेसल के अंदर व्हाइट ब्लड सेल ऐसे रोल करते हुए जाता है तो वहाँ पर ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल को एंडोथेलियल सेल के साथ पहले तो एडहियर होना पड़ता है, अटैच होना पड़ता है, उसके बाद उसका जो दीवार है उसको दीवार को रिलीज करके बाहर आना पड़ता है टिश्यू में जहाँ पर इन्फेक्शन चल रहा है। तो ये चीज़ में हेल्प करता है। फीवर रेगुलेट्स स्लीप। अब उसके बाद आता है इंटरल्यूकिन 2, रिलीज होता है टी सेल से, एक्ट भी होता है टी सेल के ही ऊपर, एक टी सेल ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है। इंटरल्यूकिन 3 फिर से टी सेल से रिलीज होता है, बोन मैरो में काम आता है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। इंटरल्यूकिन 4 फिर से टी सेल से रिलीज होता है, बी सेल और टी सेल दोनों में ही काम करता है, बी सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। 5 भी सेम थिंग, टी सेल से रिलीज होता है, पर्टिकुलरली बी सेल में काम करता है, बी सेल ग्रोथ फैक्टर के तौर पे। इंटरल्यूकिन 4 जो है वो IgE में क्लास स्विचिंग में हेल्प करता है, राइट। और 5 जो 5th एग्जाम्पल है IgA क्लास स्विचिंग में हेल्प करता है। ये डिफरेंसेस है। अब इंटरल्यूकिन 6 टी सेल एंड बी सेल, मैक्रोफाज, फाइब्रोब्लास्ट सारे सेल से रिलीज हो सकता है। टारगेट है बी सेल एंड हेपाटोसाइट मतलब लिवर सेल। क्या काम करता है, बी सेल डिफरेंशिएशन और सिंथेसिस ऑफ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इंटरल्यूकिन 7 कहाँ से रिलीज होता है, लिम्फोसाइट्स मतलब टी सेल बी सेल कहीं से भी। टारगेट है बी सेल एंड टी सेल। क्या करता है, स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ इमैच्योर सेल। जो सेल मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, नाइव कंडीशन में, उसको मैच्योरेशन में हेल्प करता है इंटरल्यूकिन 7। इंटरल्यूकिन 8 रिलीज होता है टी सेल से, मैक्रोफाज से भी। कहाँ पर काम करता है, ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जो भी व्हाइट ब्लड सेल के अंदर जो ग्रैन्युलोसाइट्स है उसमें ये काम करता है
एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और एंडोथेलियल सेल में भी ये काम करता है। स्टिमुलेट क्या करता है? एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल को स्टिमुलेट करता है। न्यूट्रोफिल को स्टिमुलेट करने का मतलब है इनेट इम्यूनिटी में न्यूट्रोफिल स्टिमुलेट होता है तो वह फैगोसिटिक सेल बन जाता है और पैथोजन को एनगल्फ कर सकता है और उसको मार सकता है। और ये एक्ट एज अ कीमोटैक्सिन, सो कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। इनहिबिटर ऑफ एंडोथेलियल सेल ल्यूकोसाइट एडिशन। और जो बात हमने यहाँ पर देखा कि पहले मैंने बताया इंटरल्यूकिन 1 का जो रोल है, जो ल्यूकोसाइट की इंटरैक्शन होता है एंडोथेलियल सेल के साथ, इसको हेल्प करता है इंटरल्यूकिन 1। और इंटरल्यूकिन 8 एंडोथेलियल के साथ जो ल्यूकोसाइट का एडिशन है उसको इनहिबिट करता है। तो बेसिकली इंटरल्यूकिन 8 एंडोथेलियल के साथ ल्यूकोसाइट्स का जो एडिशन है उसको इनहिबिट करता है और इंटरल्यूकिन 1 उसको हेल्प और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8। इंटरल्यूकिन 9 सीक्रेट्स होता है टी सेल से, एक्ट भी करता है टी सेल के ही ऊपर, जो टी सेल को और मैस्ट सेल की ग्रोथ होने में हेल्प करता है। इंटरल्यूकिन 10 टी सेल से रिलीज होता है, मैक्रोफाज के ऊपर इफेक्ट करता है। सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ टी सेल सब पॉपुलेशन, जो टी हेल्पर 1 है उसकी प्रोडक्शन को वो ड्रॉप कर देता है। और इनहिबिशन ऑफ मैक्रोफाज इंटरल्यूकिन 2, हमें पता है कि मैक्रोफाज इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करता है, राइट। और जब तक मैक्रोफाज इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करेगा, नॉट 2, इंटरल्यूकिन 12, जब तक इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करेगा और इंटरल्यूकिन 12 टी सेल के ऊपर एक्ट करेगा, टी सेल प्रोलिफरेट करेगा खुद को। नाइव टी सेल नहीं, नॉर्मल टी सेल ही टी हेल्पर 1 बनेगा और भी टी हेल्पर 1 सेल बनता रहेगा। बट इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 10 जब भी टी सेल से रिलीज होता है तो एक इनहिबिटरी फोन कॉल की तरह होता है। जब इसको बताना होता है कि हमें फर्दर टी हेल्पर सेल नहीं चाहिए, तब इंटरल्यूकिन 10 रिलीज होता है टी सेल से और वो काम करता है मैक्रोफाज के ऊपर। और यहाँ पर मैक्रोफाज इंटरल्यूकिन 12 की जो प्रोडक्शन है उसको होल्ड कर देता है। जब भी इंटरल्यूकिन 12 का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है तब भी टी हेल्पर 1 सेल का ग्रोथ भी सप्रेस हो जाता है। इंटरल्यूकिन 11 कहाँ से रिलीज होता है? बोन मैरो से, बोन मैरो स्ट्रोमाल सेल से रिलीज होता है। टारगेट कहाँ पर होता है? हेपाटोसाइट, अगेन लीवर सेल में। क्या करता है? इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन। अब लीवर सेल का रोल होता है इम्यून सिस्टम में कि वो एक्यूट फेज कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करे और ये प्रोसेस को इनहिबिट करने में, इंड्यूस करने में, मतलब पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने में इंटरल्यूकिन 11 का हाथ है। इंटरल्यूकिन 6 और 11, IL-6 और IL-11, इस दोनों का ही रोल होता है हेपाटोसाइट में काम करना और एक्यूट फेज प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। आखिरी बात है इंटरल्यूकिन 12, पता है मैक्रोफाज होता है इंटरल्यूकिन 12 का रिलीज फॉर्म, कहाँ पे काम करता है? टी सेल्स में, टी सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। एनहेंस द बी सेल एक्सप्रेशन, इंटरफेरॉन गामा प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाता है ताकि टी सेल एक्टिवेट हो जाए और ये नेचुरल किलर सेल को भी एक्टिवेट करता है ताकि नेचुरल किलर सेल इनेट इम्यूनिटी में जाके कोई भी वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल बॉडी की सेल हो उसको मार सके। तो ये इंटरल्यूकिन 12 का फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए इंटरल्यूकिन 1 से इंटरल्यूकिन 12 का फंक्शन हमने देख लिया। सोर्स क्या है, टारगेट कहाँ पर काम करता है और एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, यही चीज़ आपको जानना है। एग्जाम्स के लिए आपको याद रखना है तो ये पर्टिकुलर टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप एज ए टेबल के तौर पे कहीं पे प्रिंट करके उसको रख के उसको हर रोज़ देखो ताकि याद आ जाए और प्रोसेस को समझो। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस को समझो तो बहुत आसान होता है समझने में। और अगर चाहिए तो निमोनिक्स के सहारा लो और इंटरल्यूकिन्स के बारे में जानो। ये सीरीज ऑफ वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी के हर एक टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो का मतलब है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ह्यूमरल डिफेंस का पार्ट है और वो इनेट इम्यूनिटी की ह्यूमरल डिफेंस में आता है। नॉर्मली जब हम ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं क्योंकि वहां पर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। मगर इनेट पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, जो इनेट मतलब शरीर के अंदर इनबिल्ट जो इम्यूनिटी है, जो कि कोई भी पैथोजन आने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इनेट इम्यूनिटी के उसके अंदर में भी एक ह्यूमरल पार्ट होता है और उस पार्ट को प्ले करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये बॉडी में हर वक्त एक्टिव है, पाए जाते हैं और ये सिस्टम कुछ प्रोटीन से बना हुआ होता है। तकरीबन 20 से नियर अबाउट 20-20 प्रोटीन्स वो एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बिल्ड करता है जिसको हम सी प्रोटीन्स और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बोलते हैं। तो जो सी प्रोटीन्स है ये अलग अलग प्रकार का ये सी प्रोटीन्स मिलकर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तैयार होता है बॉडी के अंदर, और वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या कर सकता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस, मतलब जो एंटीबॉडीज बॉडी में होगा बाद में
जो एडेप्टिव रिस्पॉन्स क्रिएट होगा उस एंटीबॉडी को यूज करके बैक्टीरिया को मार सकता है, ऑप्सोनाइजेशन कॉज कर सकता है, मतलब बैक्टीरिया को फैगोसिटिक सेल अच्छे तरीके से इनगाल्व कर ले, खा ले, इसको ट्रिगर कर सकता है, और खुद बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन उसमें छेद कर सकता है, जिसके जरिए बैक्टीरिया मर जाएगा। तो यही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हर वक्त बॉडी में एक्टिव है। अभी इसी वक्त मेरे बॉडी में एक्टिव है, आपके बॉडी में एक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये कॉम्प्लीमेंट है क्या? कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन सीरम। तो हमारी बॉडी के ब्लड का जो सीरम है उसके अंदर ये 20 टाइप्स का प्रोटीन मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर। और सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर हीट लैबाइल है, मतलब इसको अगर हम हीट करें 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट तक, तो ये प्रोटीन्स जो है इनएक्टिव हो जाता है। एबल टू ऑगमेंट द इफेक्ट ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और रोल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, क्या क्या फंक्शन है? लाइसिस ऑफ द सेल, मैंने जैसे आपको बताया कि बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, ये मार सकता है लाइसिस करके। बैक्टीरिया की शरीर के अंदर छेद कर देगा, वहां से कंपोनेंट्स जो है आयंस वगैरह बाहर आ जाएगा, तो ऑस्मोटिक इंबैलेंस होगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, कोई ट्यूमर सेल हो उसको भी कॉम्प्लीमेंट मार सकता है। सेकेंड होता है जनरेशन ऑफ इंफ्लेमेशन। सो कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स होते हैं, मान लो C3 हो गया, C5 हो गया, इसको अलग अलग हिस्से में बांटा जाता है, जैसे कि C3A हो गया, C3B हो गया, C5A हो गया, C5B हो गया, C2A हो गया, C2B हो गया, ऐसे अलग अलग। तो इसमें से कुछ कंपोनेंट्स होता है जो एनाफाइलैक्टिक कंपोनेंट है, मतलब वो एक ऐसा केमिकल फैक्टर है जो बॉडी के अंदर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस को ट्रिगर करता है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो जो हाइपर सेंसिटिविटी का वीडियो है वो वीडियो डिटेल में देखें, उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली ये एनाफाइलैक्टिक जो कंपोनेंट्स है ये बॉडी के अंदर दो तरीके का रिस्पांस को क्रिएट करता है। एक तो है वेजोडायलेटेशन, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देता है, उसका जो डायमीटर है उसको इंक्रीज कर देता है। और सेकेंड थिंग एयरवे कंस्ट्रिक्शन भी होता है, मतलब सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम, सांस फूलने लगता है। ये एक बात होता है एलर्जेटिक रिएक्शन की, जो कि एनाफाइलैक्टिक कंपोनेंट्स क्रिएट करता है। तो ये होता है सेकेंड थिंग। थर्ड इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है एनहेंसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस, मतलब जो फैगोसिटिक सेल है शरीर के अंदर, जैसे कि मैक्रोफाज हो गया, डेंड्रिटिक सेल हो गया, या फिर आप पकड़ लो न्यूट्रोफिल्स हो गए, फैगोसिटिक सेल्स पर्टिकुलरली मैक्रोफाज, और ये इनगाल्व कर सकता है कोई एंटीजन को, राइट। तो जब इनगाल्व करेगा तो ये इनगाल्वमेंट का जो प्रोसेस है ये इंक्रीज हो जाता है, एनहेंस हो जाता है, तो इसको हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें यहां पर होता है। अब देखो कि नॉर्मली मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है ये इसको एक्टिवेट करने के लिए आप इसको डिस्ट्रॉय मतलब क्लीव करना है, डिस्ट्रॉय नहीं तोड़ना है, क्लीव करना है। जैसे कि C4 एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। अब इस C4 प्रोटीन को पहले तो हमें इसको हम प्रोएंजाइम्स बोलते हैं, मतलब प्रोएंजाइम्स पहले से तो एक्टिवेट नहीं होता है, मगर C4 को जब हम ब्रेक करेंगे C4A और C4B में तब जाके ये एक्टिवेट हो जाएगा। C4 अकेला कुछ नहीं करता, मगर जब C4A होगा ये स्मॉलर फ्रैगमेंट है जो डिफ्यूज कर जाएगा और एक एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह काम करेगा, जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस को ट्रिगर करेगा। वहीं पे C4B जो है ये लार्जर फ्रैगमेंट है जो खुद को सेल मेम्ब्रेन में अटैच कर देगा और फिर ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे में खुद को इन्वॉल्व कर लेगा। तो ऐसे ही हर एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, मान लो ये C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, ये हर वक्त एक प्रोएंजाइम ब्रेक होने के बाद C2 है, C2B, C3 है, C3B, C5 है, C5B, ऐसे हिस्से में बांट जाएगा। और उसके बाद एक हिस्सा जो बड़ा हिस्सा है, जनरली वो B वाला हिस्सा ही होता है, वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा, फ्रैगमेंट मेम्ब्रेन के साथ माइक्रोब मतलब माइक्रोब की सरफेस का जो मेम्ब्रेन है वहां पर खुद को अटैच कर लेगा, बड़ा सब यूनिट, और छोटा सब यूनिट A वाला सब यूनिट होता है वो डिफ्यूज कर जाएगा, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस कॉज करेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है C2 का जो C2A है वो लार्ज होता है। जनरली बाकी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका A फ्रैगमेंट स्मॉल होता है और B वाला लार्ज होता है, मगर C2 का CA वाला लार्ज है, B वाला स्मॉल है, ठीक है। तो यही सिर्फ फर्क है, इसलिए ये C2A इंस्टेड ऑफ C2B अटैच होता है मेम्ब्रेन के साथ। उसके बारे में भी डिटेल में हम देखते हैं अगले पॉइंट पे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, तीनों प्रकार का कॉम्प्लीमेंट हम यहां पर देखेंगे। एक तो है क्लासिकल पाथवे, सेकंड है लेक्टिन पाथवे, थर्ड है अल्टरनेटिव पाथवे। ओके, सो ये तीनों अलग अलग पाथवे होता है, मगर याद रखना एक चीज, ये तीनों पाथवे ही इंपॉर्टेंट है और तीनों पाथवे अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट होता है, अलग अलग जगह पे एक्टिवेट होता है। कलर हम चेंज कर लेते हैं यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट होगा जब शरीर के अंदर इनेट इम्यूनिटी की ह्यूमरल डिफेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये अल्टरनेटिव पाथवे, क्योंकि ये सबसे पहले ये फर्स्ट
टू ट्रिगर, ये सबसे पहले ट्रिगर होता है। तो ऑल्टरनेटिव पाथवे जो है सबसे पहले ट्रिगर होता है, उसके बाद ट्रिगर होता है लेक्टिन पाथवे, और आखिर में ट्रिगर होता है, लास्टली ट्रिगर होता है क्लासिकल पाथवे। ये चीज हमेशा याद रखना। इसीलिए क्लासिकल पाथवे बहुत कॉमन है, ओल्ड पाथवे, मगर सबसे पहले अल्टरनेटिव पाथवे, उसके बाद लेक्टिन पाथवे और आखिर में क्लासिकल पाथवे ट्रिगर होता है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो क्लासिकल पाथवे है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? देखो, पार्ट ऑफ एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं हम इसको, एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन कोई मुझसे पूछ सकता है कि आपने बताया कि ये ह्यूमरल पार्ट इनेट इम्यूनिटी का है, मगर ये एडेप्टिव का ही कहा जाता है। जहां पे देखोगे मैक्सिमम जगह पे एडेप्टिव ही लिखा हुआ है, मगर याद रखना कि ऑप्सोनाइजेशन का जो फैक्ट है, नॉर्मली बॉडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट काम करता है उसी वक्त, उसी टाइम पे। तो मेरे हिसाब से ये इनेट इम्यूनिटी का भी एक हिस्सा कहा जा सकता है, क्योंकि ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट शरीर के अंदर है और कुछ ना कुछ एंटीबॉडी शरीर के अंदर मौजूद है जो जाके बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करता है, ऑप्सोनाइजेशन करता है। तो ऑप्सोनाइजेशन पार्ट को अगर पकड़ के चले तो इनेट का हिस्सा बोला जा सकता है, मगर ज्यादातर केस में जब एंटीजन एंटीबॉडी को फिक्स करना है, इंटरेक्ट करना है, तो उसको वो डेफिनेटली ऑब्वियसली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मतलब होता है वो ह्यूमरल मोड ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो वही है। तो कौन कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व होता है? IgM और IgG, ये दो चीज यहां पर इन्वॉल्व होता है क्लासिकल पाथवे में, याद रखना, IgM और IgG। IgM तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटरी IgM इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, क्योंकि ये पेंटामेरिक है एंटीबॉडी। पेंटामेरिक मतलब एट ए टाइम 10 एंटीजन के साथ बाईवैलेंसी 5x2 10 एंटीजेंस कैन बाइंड, सो कॉम्प्लीमेंट को बहुत जल्दी से अच्छे से फिक्स कर सकता है IgM, इसीलिए IgM है। और IgG भी हो सकता है क्लासिकल पाथवे में, IgG भी कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर सकता है। IgG का अलग अलग टाइप्स है, IgG 1 2 3 4 5, सो IgG 4 को छोड़ के बाकी IgG भी कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर सकता है। इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट 1 प्रोटीन इन्वॉल्व होता है और C1QRS एक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लीमेंट 1 का ही 3 हिस्सा QRS, ठीक है, और ये बाइंड करता है FC रीजन ऑफ IgG और IgM और फिर जाके प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली ये क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होना जरूरी होता है। कौन से एंटीबॉडी? IgM और IgG, IgG4 को छोड़कर, और C1 कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 प्रोटीन इन्वॉल्व होता है जिसका QRS कॉम्प्लेक्स है, वो जाके बाइंड करता है FC रीजन ऑफ IgG और IgM पर। और ये प्रोसेस कैल्शियम डिपेंडेंट है, मतलब कैल्शियम चाहिए होता है प्रोसेस को एक्टिवेट करने में, ये भी लिख लो। अदर एक्टिवेशन इंक्लूड्स वायरस मेडिएटेड एक्टिवेशन हो सकता है, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा एक्टिवेट करता है, ठीक है, फॉस्फेट PO443 DNA लिपिडे कार्डियोलिपिन सल्फेट डेक्स्ट्रैन हेपारिन, ऑल दिस एरेज ऑफ अदर। सो ये अलग अलग चीजें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने आपको बता दिया, ये चारों चीज। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स चाहिए, IgM IgG फिक्स करता है, C1 इन्वॉल्व होता है और कैल्शियम रिक्वायर्ड पाथवे है। अब यहां पर पाथवे को हम देखेंगे, बहुत सारी चीज आ गया, यहां पर उतना चीज देखने की जरूरत नहीं है। देखो सिर्फ यहां तक एक चीज में ध्यान दो। देखो यहां पर है एंटीजन, ये एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया IgG फॉर एग्जांपल। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाए तब जाके ये चीज, ये होता है C1 कॉम्प्लेक्स, जिसमें C1 QRS तीनों ही मौजूद है। अब QRS कॉम्प्लेक्स जब यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ साथ क्या होगा, ये C2 को डिग्रेड करेगा करके C2A C2B बना देगा। अब C2A C2B बनाने के साथ साथ ये C4 को भी डिग्रेड करके C4B C4A बना देगा। अब ये C2A और C4B एक साथ मिलके क्या बन जाएगा, C3 कन्वर्टेज बनेगा। याद रखना, ये C2A C4B एक साथ मिलकर C3 कन्वर्टेज बनेगा। तो ये C3 को डिग्रेड करेगा, ब्रेक करके C3B और C3A तैयार करेगा। अब उसमें से C3B C5 कन्वर्टेज बनेगा, जो C5 को ब्रेक करके C5A C5B बनेगा। अब C5B आखिर में C6 C7 C8 और C9 के साथ मिलकर बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में होल क्रिएट करेगा। हो गया, बहुत सारे चीज एक साथ मैंने बता दिया, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। यहां पर आ जाते हैं क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्लासिकल पाथवे में। याद रखना, क्लासिकल पाथवे, ये क्लासिकल पाथवे हम देख रहे हैं, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ इस साइड को देखो, इस दो साइड को भूल जाओ, बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्लासिकल पाथवे में C1 के साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कर दिया किसको, C2 को, C4 को। कैसे एक्टिवेट किया, C2A हो गया, क्योंकि पता है C2A लार्ज यूनिट है, C4B लार्ज यूनिट है।
हमको पता है कि नॉर्मली बी यूनिट्स लार्ज होता है, ए यूनिट स्मॉल होता है, मगर C2 में ए यूनिट लार्ज है तो लार्ज यूनिट्स ही एक साथ होंगे क्योंकि वो मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करेगा, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के साथ। सो C2A C4B बन गया। C3 कन्वर्टेज जो C3 को कन्वर्ट करेगा C3B और C3A में। C3 एनाफाइलोटॉक्सिन बाहर चला जाएगा, उसका काम वो कर देगा। C3B C5 कन्वर्टेज बनेगा, मतलब C3B C5 को डिग्रेड करके C5A C5B बनेगा। अगेन C5B यूज होगा। सो देखो C5B जब यूज होता है, देखो सो अल्टीमेटली क्या होता है यहां पर C2A C4B और C3B तीनों एक साथ, और तीनों एक साथ हो गया C5 कन्वर्टेज जो C5 को C5A C5B में तब्दील करेगा। अब C5A क्या करेगा, ये देखो जो भी कंपोनेंट C5A हो गया, यहां पे C2B हो गया, C4A हो गया, ये सारे के सारे चीजें इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज करेगा क्योंकि इंफ्लेमेशन कॉज करेगा, एनाफाइलोटॉक्सिक रिएक्शंस कॉज करेगा। और ये जो C3B इसके साथ जो आखिरकार प्रोसेस हुआ है, जैसे कि C5B हो गया, वो क्या करेगा, लाइसिस और इंफ्लेमेशन करेगा। मतलब नॉर्मली यहां पर जैसे देखो आप, यहां पर अल्टीमेटली क्या होगा, C5B जब एक्टिवेट हो जाता है, C5B C6 C7 C8 के साथ मिलकर यहां पर एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और मैक। और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या है, एक चैनल, एक पोर, एक होल, और होल क्रॉस करने के साथ साथ क्या होगा, सेल से चीजें बाहर आने लगेंगे और बाहर से चीजें अंदर, मतलब टोटल जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सेल मर जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, और इसका जो फ्रेगमेंट है C3B C4B C1Q, ये सारे चीजें ऑप्सोनाइजेशन कॉज करता है। मैंने बताया कि तीनों फंक्शन है एक कॉम्प्लीमेंट की। वन तो ऑप्सोनाइजेशन, जो बी यूनिट से वही ऑप्सोनाइजेशन कॉज करता है, जो ए यूनिट से वो इंफ्लेमेशन कॉज करता है, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जैसे कि स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग, उसके साथ साथ पेन, और ये सारे जो 5 सिम्टम्स है इंफ्लेमेशन की वो कॉज करता है। और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स किस चीज से बनता है, यहां से C5B C6 C7 C8 C9 ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा, सेल को मार देगा। तो ये होता है सिस्टेमिक अप्रोच ऑफ क्लासिकल पाथवे। और इस क्लासिकल पाथवे देखो पहला स्टेप जब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन ये ट्रिगर करता है इनिशिएशन, फिर C3 कन्वर्टेज बनता है, C5 कन्वर्टेज बनता है, प्रोसेस एम्पलीफाई होता है, और फाइनली इफेक्टर फंक्शन जो कि ऑप्सोनाइजेशन, लाइसिस, इंफ्लेमेशन, ये तीनों चीज होता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि ये क्लासिकल पाथवे का कंपोनेंट्स क्या क्या है। देखो और एक चीज में जाने से पहले दिखा दूं कि यहां पर जाके ना सारे के सारे पाथवे देख लो, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, सारे के सारे जगह जाके एक ही जगह यहां पर रुक जाता है, राइट, एक ही जगह पर, एक ही जगह, मतलब C3 कन्वर्टेज पे आ गया, अब C3 से C5 कन्वर्टेज पे आ गया। तो बेसिकली अल्टीमेटली उसको C3 कन्वर्टेज बनाना है, C3 को एक्टिवेट करना है C3B में, तभी जाके C3B जाके C5 को एक्टिवेट करेगा और जाके बाकी का जो प्रोसेस है कंप्लीट होगा। सो लेक्टिन पाथवे में भी अल्टीमेटली वो होगा, अल्टरनेटिव में भी वही होगा, सभी में वही चीज होगा। और यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ द क्लासिकल पाथवे, क्लासिकल पाथवे का कंपोनेंट्स क्या है, C1 C2 C3 C4 लिखा हुआ है, उसका कंपोनेंट्स क्या अलग अलग सा लिखा हुआ है, क्या फंक्शन है, सारे के सारी चीजें हैं। ठीक है, देखो C3A वाला जो भी कंपोनेंट है वो सिंपली इन्फ्लेमेशन को ही मीडिएट करता है, C2A का पता नहीं, बाकी का तो यही करता है। सो ये मैं सिंपली देखो C5 में फिर भी एनाफाइलैक्सिस और इन्फ्लेमेशन सब, ए वाला चीज सब हर वक्त यही करता है। ओके, और C9 जो होता है पॉलीमर अराउंड द फॉर्म चैनल, तो C9 बेसिकली ये जो चैनल क्रिएट हुआ था यहां पर, ये चैनल ये C9 से क्रिएट होता है, ये C9 का इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये चीज याद रखने वाली चीज है, और मैं हर वक्त बोलता हूं याद रखने वाली चीज ज्यादा दिन नहीं है, एग्जाम से पहले ही देखना है, अभी समझ लो क्या है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अल्टरनेटिव पाथवे। मैंने बताया पहले कि अल्टरनेटिव पाथवे का प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अल्टरनेटिव पाथवे सबसे पहले एक्टिवेट होता है, उसके बाद लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे, उसके बाद क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है। ओके, तो ऑल्सो नोन एज द प्रोपर्डीन पाथवे, प्रोपर्डीन पाथवे भी बोलते हैं। यहां पर C1 इन्वॉल्व नहीं होता है, यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वैसे इन्वॉल्व नहीं होता है, यहां पर एक दूसरा फैक्टर यूज होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी है, पता है, मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है और अल्टरनेटिव पाथवे इनेट इम्यूनिटी का पाथवे, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट पाथवे का अल्टरनेटिव पाथवे सबसे पहले एक्ट करता है क्योंकि वो इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। और ये C1 C4 C2 ये सारी चीजों को बाईपास कर देता है, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है क्लासिकल पाथवे का, उस सारे कंपोनेंट्स को C1 हो गया, C2 हो गया, C4 हो गया, सबको बाईपास कर देता है। और इसे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग की जरूरत ही नहीं होता है क्योंकि ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। एंटीजन एंटीबॉडी कहां से आएगा, क्योंकि एंटीजन मतलब ये हर वक्त एक्टिव होना चाहिए, एंटीबॉडी तो नहीं होगा, जो भी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी उससे ही काम चलाना पड़ेगा।
और डज नॉट वेट फॉर एंटीबॉडी टू बी फॉर्म्ड, ठीक है, चाहिए ही नहीं एंटीबॉडी को, ओके, और यूजुअली एक्टिवेटेड बाय द प्रोडक्ट्स लाइक एंडोटॉक्सिन, जैसे कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आएगा, एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर जो एंडोटॉक्सिन है, अगर वो एंडोटॉक्सिन आ गया शरीर के अंदर तब ये पाथवे जो एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी बैक्टीरिया वायरल कंपोनेंट्स बाहर से अंदर आए, नॉन सेल्फ मटेरियल अंदर आए तो इनेट इम्यूनिटी जैसे हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करता है, ये भी ये अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और सिस्टम भी हमें प्रोटेक्ट करेगा। अदर एक्टिवेटर क्या है? कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग IgA, some virus infected cells like Epstein-Barr virus infected cell, many gram negative and gram positive organism, parasite like trypanosomes, leishmania, ये सब एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये अलग अलग चीजें जो इस कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, इस सिस्टम को, अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करता है। तो देखो फिर से वही इमेज यहां पर है हमारा, ठीक है, ये बात तो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे अल्टरनेटिव पाथवे, मतलब ये वाला, ये पाथवे देख लेंगे हम, उसके साथ साथ डिटेल में यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली ये एंटीजन एंटीबॉडी रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, C1 नहीं चाहिए, C2 नहीं चाहिए, C4 नहीं चाहिए। तो कैसे अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट होता है, चलिए देखते हैं। तो बात तो ये होता है, अगेन C3 को हमें एक्टिवेट करना है, C3 कन्वर्टेज एक्टिवेट होना है। तो C3 को एक्टिवेट करने के लिए C3 ब्रेक हो जाएगा C3 और C3b में, राइट। कैसे होता है? कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोबियल सरफेस, माइक्रोब के सरफेस का जो कंपोनेंट है वो कोई भी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर हो, बाहर से आया हुआ माइक्रोब्स का प्रोटीन स्ट्रक्चर हो, या फिर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो, बैक्टीरिया की या फिर वायरस की, वही जाके C3 को एक्टिवेट करेगा। ऐसे ही C3 एक्टिवेट होगा। C3 एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो जाके बाहर के फॉरेन ऑब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस होकर एक्टिवेट हो सकता है। मगर क्लासिकल पाथ में हमने देखा C3 को एक्टिवेट करने के लिए, C3 को एक्टिवेट करने के C1 और C2a वो सब का इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं है। तो C3 जब एक्टिवेट हो गया, यहां पर C3b हो गया जो एक्टिवेटेड फॉर्म, तब जाके C3b को फर्दर एसोसिएट होना है एक और कंपोनेंट के साथ ताकि वो C5 को एक्टिवेट कर पाए, और C5 को एक्टिवेट किए बिना हम कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन नहीं कर सकते। तो अभी क्या होगा? फैक्टर B को एक्टिवेट करना होता है, जो फैक्टर B C3b के साथ मिलकर C5 को एक्टिवेट करेगा। मगर फैक्टर B भी इनएक्टिव रहता है, उसको कौन एक्टिवेट करता है? फैक्टर D। फैक्टर D फैक्टर B को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद फैक्टर B बन जाएगा फैक्टर कैपिटल B, और जब उसको तोड़ देंगे हम तो हो जाएगा कैपिटल B स्मॉल b, तो एक स्मॉल लार्ज सब यूनिट ऑफ फैक्टर B हो जाएगा कैपिटल B स्मॉल b। तो अभी क्या होगा? C3b तो था ही, अभी फैक्टर D ने फैक्टर B को एक्टिवेट कर दिया, तो C3b प्लस BB ये बन गया हमारा C3 कन्वर्टेज। अब ये C3 कन्वर्टेज क्या करेगा? C3 को एक्टिवेट करेगा। देखो कैसे, यहीं से हम देख रहे हैं C3 को C3b में कन्वर्ट करेगा। अब C3b फिर से, तो मतलब C3 को खुद को एक्टिवेट कर, पहले बार C3 को एक्टिवेट किया था माइक्रोब्स की सरफेस का कंपोनेंट है यहां पर, उसके बाद दूसरी बार C3 को एक्टिवेट कौन कर रहा है? C3 कन्वर्टेज जो कि बन रहा है C3b BB से। तो अभी क्या हो जाएगा? C3b BB C3b, तो ये बन गया C5 कन्वर्टेज। C3b BB C3b बन गया C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 को कन्वर्ट करेगा C5a और C5b में। अब ये C5b C6 7 8 एक साथ मिलेगा और C9 को यूज करके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। वही मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, पोर, होल, वहीं से बैक्टीरिया का डेथ। अगर समझ में नहीं आया तो इस जगह को रिपीटेडली देखो, स्टार्ट से एंड तक समझ आ जाएगा। 2 बार C3 एक्टिवेट हो रहा है। पहले तो एक्टिवेट हुआ माइक्रोबियल कंपोनेंट सरफेस की कंपोनेंट से, दूसरी बार एक्टिवेट हुआ जब फैक्टर D फैक्टर B को एक्टिवेट करता है, फैक्टर B के साथ C3b मिलकर C3 को एक्टिवेट करता है 2 बार। तो यहां पर देख लो, यहां पर अल्टरनेटिव पाथवे दिया हुआ है, फिर भी C3b BB ये आ गया। अब C3b BB 3b ये सब मिलकर फिर से क्या हो गया? एक ही बात। तो ऑप्सोनाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, लाइसिस, ओनली इन्फ्लेमेशन। जो A कंपोनेंट से वो इन्फ्लेमेशन काज करेगा, जो B कंपोनेंट से वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और ऑप्सोनाइजेशन भी B कंपोनेंट से कॉज करेगा। दैट्स इट। ये हो गया अल्टरनेटिव पाथवे का मैकेनिज्म, और ये है कंपोनेंट्स ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे, उसका फंक्शन। क्या क्या कंपोनेंट्स यहां पर है, उसका फंक्शन अल्टरनेटिव पाथवे में कहां से आता है, इसके डिटेल्स याद रख सकते हो। अब लास्ट है थर्ड वन, लेक्टिन पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसको हम MBL पाथवे भी बोलते हैं। ओके, एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन। क्यों हम बोलते हैं MBL? M फॉर मैनोस, B फॉर बाइंडिंग, L फॉर लेक्टिन। तो मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन टू सरफेस ऑफ माइक्रोब्स। तो जब भी ये मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन माइक्रोब के सरफेस में अटैच होता है तब जाके ये प्रोसेस एक्टिवेट होता है। ओके, तो मैनोस की देखो, हर एक माइक्रोब के सरफेस में मैनोस तो नहीं होता है, तो मैनोस और मेन्नान क्या होता है?
पॉलीमर ऑफ शुगर मैनोज, एक शुगर को बोलते हैं मैनोज और एक से अधिक होता है तो मैनन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में एक्टिवेट होता है। बाइंडिंग कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ MASP, MBP एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएस। MASP का मतलब है MBP एसोसिएटेड, मतलब मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएज एंजाइम। तो जब भी ये मैनोज ऊपर देखो यहां पर इस पिक्चर में डिटेल है, जब भी बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर मैनोज पाए जाते हैं और मन्नान पाए जाते हैं, तब जाके यहां पर MASP जो होता है MBP एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएस इंटरैक्ट करता है। अब देखो क्या होगा, ये जो MASP प्रोटीन, MASP2 प्रोटीन के पर्टिकुलर नाम है, वो जब एक्टिव हो जाएगा तब वो क्या करेगा, C4 कॉम्प्लीमेंट नंबर प्रोटीन नंबर 4 को क्लीव कर देगा C4A और C4B में। पहला स्टेप, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन मैनोज के साथ बाइंड कर रहा है, MASP2 प्रोटीन वो एक्टिव हो गया, वो क्या करेगा C4, सो पाथवे स्टार्ट हो रहा है C4 से, C4 को ब्रेक कर देगा C4A C4B में, राइट, सॉरी C4B में। अब C4A तो एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन और इंफ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करेगा, C4B मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हो जाएगा, देखो मेम्ब्रेन से अटैच हो गया C4B, C4A निकल गया क्योंकि वो स्मॉल सब यूनिट। एक्टिवेटेड MASP ऑल्सो क्लीव्स, ये MASP2 जो है ये C2 को भी क्लीव करता है एक ही टाइम पे, तो MASP2 ये दोनों को ही क्लीव करता है, इसको भी C2A हो जाएगा C2B हो जाएगा, है ना, C2A C2B। और हमें पता है कि C2B छोटा है तो वो निकल जाएगा इन्फ्लेमेशन क्रॉस करने में, और C2A C4B के साथ बाइंड कर जाएगा। तो मेम्ब्रेन में अभी C4B C2A बाइंड कर गया और ये बन गया C3 कन्वर्टेज। अब ये C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, C3 को ब्रेक करेगा, C3A C3B, अब C3B को मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर देगा। अब C3B जब अटैच हो जाएगा, C3B क्या करेगा, फिर से C5 कन्वर्टेज बनेगा। अब C5 कन्वर्टेज बनने के बाद C5 को ब्रेक करके C5A C5B, अब C5B C6 C7 C8 C9 मिलकर अगेन मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सेल डेथ। और ये जो A कंपोनेंट रिलीज हो चुका है, ये सारे के सारे C3A हो गया C2A हो गया, ये क्या करेगा C3A C2B, ये जो चीजें बाहर आ गया, ये बन जाएगा इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉजिंग केमिकल्स। तो ये होता है लेक्टिन पाथवे, ये होता है लेक्टिन पाथवे। अब ये तीनों पाथवे को कंपेयर कर लेते हैं हम। सारे के सारे जो पाथवे, तीनों पाथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ C3B, जो सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट कास्केड है C3B। C3B फॉर्म नहीं किए बगैर कोई पाथवे हो ही नहीं सकता, ओके। प्रेजेंस ऑफ C3B ऑन सरफेस ऑफ अ माइक्रोन मार्क्स इट एज अ फॉरेन एंड टारगेट फॉर डिस्ट्रक्शन। C3B विथ टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है, कंबाइंस विथ अदर कंपोनेंट टू जनरेट C5 कन्वर्टेज एंड ये ऑप्सोनाइजेशन भी कॉज करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फ्रैगमेंट है वो C3B है। तो किसी देखो ये बैक्टीरिया, इसके सरफेस में C3B मिले, इसका मतलब है बस इसका हो चुका है, इसको टैग कर दिए चुके हैं हमने और इसको मारना ही है, ठीक है, इसे ही पता है। तो तीनों पाथवे अल्टरनेटिव सबसे पहले एक्टिवेट होता है, पैथोजन सरफेस जो है वो क्रिएट्स लोकल एनवायरनमेंट, वहीं से स्टार्ट होता है, फर्स्ट टू एक्ट, इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है ये। उसके बाद आता है लेक्टिन पाथवे, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन बाइंड्स टू द पैथोजन सरफेस, सेकंड टू एक्ट, सेकंड सीक्वेंस में अटैक करता है ये। और क्लासिकल पाथवे सी रिएक्टिव प्रोटीन और एंटीबॉडी बाइंड्स टू स्पेसिफिक एंटीजन और पैथोजन। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बाइंड कर सकता है और उसके अलावा भी स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट करने के बाद भी ये प्रोसेस होता है। सबसे लास्ट ये काम करता है थर्ड सीक्वेंस, और ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। यहां पर एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। और उसके साथ साथ ये Q1 जो होता है, मतलब C1 कॉम्प्लेक्स यहां पर काम होता है, QRS C1 कॉम्प्लेक्स, और सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का मतलब है C3 को C3 और C3B में डिवाइड करना। C3B जब हो जाएगा तब वो C5 कन्वर्टेज बन जाएगा, C5 को एक्टिवेट करेगा। फाइनली तीनों प्रोसेस यहां पर होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज होगा जो कि A सब यूनिट से बनेगा, कॉम्प्लीमेंट की A और छोटा वाला सब यूनिट से, ऑप्सोनाइजेशन बनेगा बड़ा वाला और B सब यूनिट से, और मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जिससे सेल को मार दिया जाएगा वो भी बनेगा लार्ज कॉम्प्लीमेंट का फ्रैगमेंट और B फ्रैगमेंट से। तो यही होता है तीनों पाथवे का कंपैरिजन। और यहां पर और एक कंपैरिजन दिखाया गया है तीनों के तीनों पाथवे का। क्लासिकल पाथवे देखो QRS कॉम्प्लेक्स, कन्वर्टेज C4 C2 बनेगा, C3 कन्वर्टेज, C3 फिर बनने के बाद मैक फॉर्म करता है। मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन में अगेन बैक्टीरिया के सरफेस चाहिए होता है,
और क्लासिकल अल्टरनेटिव पाथवे में भी बैक्टीरिया का सरफेस चाहिए होता है। अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट होता है C3b से डायरेक्टली, फैक्टर बी और डी इन्वॉल्व होता है, फाइनली मैक बन के डिस्ट्रॉय करता है। और एम्बियल पाथवे भी सरफेस पे मैनोज रेसिड्यू होना चाहिए, तब जाके सेरीन प्रोटीएज एक्टिवेट करता है C2 C4 को, और फिर से बाकी के पाथवे जो है क्लासिकल पाथवे के जैसे सिमिलर है। तो क्लासिकल पाथवे और मैनोज बाइंडिंग पाथवे मोर सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस यही है क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और C1 कॉम्प्लीमेंट 1 प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। वायर MBL का जो पाथवे और मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे और लेक्टिन पाथवे जो है वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए होता है, बैक्टीरियल सरफेस में मैनोज होना जरूरी होता है। और अल्टरनेटिव पाथवे टोटली अलग होता है, जहां पर सरफेस का कोई भी जो फॉरेन कंपोनेंट्स है वो C3 को एक्टिवेट करता है और बाकी के प्रोसेस इन्वॉल्व 7 है, और यहां पर फैक्टर बी और डी इन्वॉल्व होता है जो कि यूनिक बाकी में नहीं होता है। और अल्टरनेटिव पाथवे सबसे पहले एक्ट करता है, इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा, MBL सेकंड एक्ट करता है, क्लासिकल लास्ट एक्ट करता है। तो ये हो गया टोटल रिव्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल्स जानकारी मिल चुका है। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, बुरा लगा तो डिसलाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे, ताकि ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिलता रहे। थैंक यू, बाय।